प्रातः वंदन बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के पाठों को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अंतर्गत आज हम पद्य खंड को ले रहे हैं। चलिए तो आइए पढ़ते हैं पद्य खंड। चलिए तो आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं पद्य खंड को। हिंदी पद्य साहित्य का विकास। हिंदी पद्य साहित्य का जो विकास है, तो पद्य साहित्य काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। चलिए, कविता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखला में विधिवत बांधी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। साहित्य का अर्थ क्या होता है? जो रचना हितकारी हो। साहित्य शब्द सा धन हित धन या से मिलकर बना है, उसे साहित्य कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हित के साथ। साहित्य भावे साहित्य में हितकारी, हित चाहने वाला जो होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य सहितो यानी यद प्रत्यय, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्द और अर्थ का साथ होना। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद जी के अनुसार काव्य जीवन की आलोचना है। महावीर प्रसाद जी के अनुसार कविता असंभव को संभव करती है। हिंदी पद्य साहित्य के विकास का सबसे पहला है आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सभी प्रकार के नए दृष्टिकोणों का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया, परंतु सर्वमान्य रूप से इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 तक, छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग सन 1943 1950 तक, नई कविता सन 1950 से जो अब तक चल रही। सबसे पहला हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग सन 1850 से 19 तक। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का, किस युग को? भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग में कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग जो है नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति, राजभक्ति, तत्कालीन राजनीति का भी अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना। प्राय इस युग में राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया और कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर दिखाई देने लगा। चलिए देखते हैं भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। फिर है भारतेंदु युग कौन कौन से कवि और रचनाएं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम मल्लिका, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, आनंद, अरुणोदय, लालित्य लहरी, प्रताप नारायण मिश्र, मन की लहर, श्रृंगार विलास, जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति, लता, देवयानी, श्यामा, सरोजनी, अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा, राधा चरण गोस्वामी, नवभक्त माल। चलिए पढ़ते हैं द्विवेदी युग। यह युग कविता में खड़ी बोली के लिए प्रतिष्ठित होने का युग। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिन्होंने नवजागरण का संदेश जन जन तक पहुंचा। इस युग में ऐतिहासिकता, पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना का स्वर भी उभर कर सामने आता है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी। काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह हरियो, उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही आदि विशेष उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग की कविता की कौन कौन सी विशेषताएं चलिए देखते हैं। पहला है देशभक्ति, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध और वर्ण प्रधान कविताएं, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। द्विवेदी युग के कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, प्रियप्रवास, वैदेही, बनवास, रसकलश, मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, जयद्रथ, भारत भारती, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, माखन लाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा और सुमन। चलिए इसके बाद छायावादी युग पढ़ते हैं। छायावादी युग कब से? 1920 से 1936 तक। हिंदी कविता में आधुनिकता तथा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य में छायावादी द्विवेदी
जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या इस प्रकार से की है। छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं मोती के पानी जैसी छाया, तरलता, युक्ति के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। चलिए आइए देखते हैं क्या परिभाषाएं दी हैं कवियों ने। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया जब परमात्मा में, यही छायावाद है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के अनुसार मानव सतह प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का प्रभावी छायावाद है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद काव्य की विशेषताएं: व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्यानुभूति, वेदना एवं करुणा का अधिक, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति नवीन भावना, अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। जीवन दर्शन: छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण को अपना। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। संपूर्ण जगत मानव चेतना से स्पंदित दिखाई देता। अभिव्यंजना शैली: छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपना। उन्होंने भाषा में अभिधा के स्थान पर लक्षणा व्यंजना का प्रयोग किया है। छायावाद काव्य की प्रवृत्तियों को 3 वर्गों में बांटा गया: विषयगत, विचारगत और शैलीगत। प्रमुख छायावादी कवि रचनाएं: जयशंकर प्रसाद, कामायनी, लहर, आंसू, झरना; सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उच्छ्वास; सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका; तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रश्मि, निर्जा, निहार, सांध्यगीत; रामकुमार वर्मा, निश्चित, चित्रलेखा, आकाशगंगा। चलिए पढ़ते हैं रहस्यवाद। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना बड़ा कठिन है क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा। वेदों में उषा, मेघा, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्षित किया गया। यह प्रकृति और जगत ही रहस्यमय, कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है। रहस्यवाद का अर्थ होता है छिपी हुई बात, अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ वह विचारधारा या बात जिसका आधार अज्ञात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है: चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि माना। बाबू गुलाब राय जी ने प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षण प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। रहस्यवाद की विशेषताएं: अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा से विरह मिलन का भाव, जिज्ञासा की भावना, प्रतीकों का प्रयोग, दाम्पत्य प्रेम पद्धति, प्रेम में स्वच्छता एवं पवित्रता, दैन एवं आत्मसमर्पण की भावना और मुक्तक गीत शैली। रहस्यवाद और छायावाद में अंतर क्या है? इसमें चिंतन की प्रधानता होती है, रहस्यवाद में इसमें कल्पना की होती है। ज्ञान बुद्धि और तत्व की प्रधानता होती है रहस्यवाद में, इसमें भावना की प्रधानता होती है। इसकी प्रकृति दार्शनिक है, इसके मूल में प्रकृति है। रहस्यवाद के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: कबीर, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सभी ने शैलियों को अपनाया। ये सभी रहस्यवादी हैं। रामकुमार वर्मा आदि कवि रहस्यवाद के कुछ सोपानों पर चढ़ सके, इसलिए उनकी रचना में कुछ स्थानों पर रहस्यवाद की झलक मिलती है। प्रगतिवाद भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रगति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। प्रगतिवाद का प्रेरणा स्रोत मार्क्स द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। सामाजिक चेतना और भावबोधों का काव्य लक्ष्य है। प्रगतिवादी काव्य में समाजवादी विचारधारा का साम्यवादी स्वर महत्वपूर्ण रहा। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक ही है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज को 2 वर्गों में बांटा: पूंजीपति वर्ग अथवा शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। यह काव्यधारा शोषक वर्ग के और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। दर्शन में जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद माना गया है, राजनीति क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य में वह प्रगतिवाद है। प्रगति शब्द का अर्थ होता है चलना, आगे बढ़ना, अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद में साम्यवाद दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। छायावाद में जनजीवन से संलग्नता, मानवीय समस्याओं से सीधे साक्षात्कार, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवाद काव्य के मूल विषय बन गए। प्रगतिवाद की विशेषताएं: शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, प्रतीकों का प्रयोग, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। प्रमुख प्रगतिवाद कवि और उनकी रचनाएं: नागार्जुन, युगधारा, सतरंगी, पंखों वाली, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन, जीवन के गान, त्रिलोचन, धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, सुमित्रा नंदन पत, युगवाणी, ग्राम्या,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकर। प्रयोगवाद। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में हुआ सप्तक तार सप्तक से माना जा सकता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञेय के संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा तार सप्तक। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है, जिसमें प्रतीकवाद, बिंबवाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, फ्राइडवाद आदि प्रमुख हैं। तार सप्तक का प्रकाशन। सन 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। फिर 1951 में दूसरा तार सप्तक और 1959 में तीसरा तार सप्तक का संपादन किया गया। प्रथम तार सप्तक के कवि कौन है? अज्ञेय, नेमिचंद जैन, गजानन, माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण इत्यादि। द्वितीय तार सप्तक भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरि नारायण व्यास, रघुवीर सहाय इत्यादि। तीसरा तार सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण इत्यादि हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। पहला है नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग और व्यंग की प्रधानता। प्रमुख प्रयोगवादी कवि और रचनाएं। अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, मुक्ति इंद्रधनुष के ये रौंदे हुए, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा, नरेश मेहता, संशय की एक रात, वन पाखी, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, नाश और निर्माण, भरत भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन। चलिए पढ़ते हैं नई कविता। प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है, जिसमें नवीन भाव बोध, नए मूल्य, नया विधान है। नई कविता में दोनों परिवारों को लेकर लिखने वाले कवि, एक और ग्रामीण परिवेश और दूसरी ओर शहरी परिवेश, जिसमें कुंठा, घुटन, असमानता, कुरूपता आदि का वर्णन हुआ। गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर से शहरी परिवेश के कवि हैं। दूसरी ओर ग्रामीण परिवेश के भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ तथा नागुर्जन आदि के काव्य में अभिव्यक्त हैं। नई कविता की विशेषताएं। पहला, नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अंतर्गत लिखी गई, अनंतरण लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिन्होंने नए भावबोध, नए मूल्य, नए और नूतन शिल्प विधान को अन्वेषित कर स्थापित किया। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। नई कविता में क्षणों की अनुभूति को लेकर अनेकानेक मार्मिक एवं विचार उत्तेजक कविताएं लिखी गई। नई कविता के दो प्रमुख घटक हैं, पहला अनुभूति की सच्चाई, दूसरा बुद्धि की यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं जो हैं इस प्रकार है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संतरास, मृत्युबोध, बिंब व्यंग प्रधान रचनाएं। नई कविता के प्रमुख कवि एवं रचना। नई कविता के प्रमुख कवि हैं, पहला भवानी प्रसाद मिश्र, रचना सन्नाटा, गीत, फरोश शकित है दुख। फिर है कुंवर नारायण, आमने सामने चक्रव्यूह कोई दूसरा नहीं, रघुवीर साहय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, नरेश मेहता, वन पाखी, सुनो, बोलने दो, चिड़को और उत्सव। चलिए नवगीत पढ़ते हैं। नवगीत का अर्थ निरंतर चलते रहना और नए होते रहने की प्रवृत्ति से यथार्थ की अनुभूति ही नवगीत है। गीत का अर्थ होता है गाना या छंद, वस्तु या परिवेश को ग्रहण करना तथा उसे समझने का एक विशिष्ट तरीका ही नवगीत है। नवगीत की विशेषताएं कौन कौन सी? नवगीत और गीत की शंकर सृष्टि को नवगीत कहा जाता है। नई कविता के प्रति बढ़ती तृष्णा को कवियों और गीतकारों ने अनुभव किया। नई कविता को छिन्न भिन्न होने से बचाया। नवगीतकारों ने नई कविता की तरह उन्होंने परंपरा विरोध को नहीं पाला, अपितु परंपरा में जो भी सुष्ट और स्वीकार्य समझा उसे स्वीकार किया। प्रमुख नवगीतकारों के नाम और रचना। बीजन बिस्व झुलसा है छाया, नट धूप में गीतम, शंभुनाथ से दर्द जहां नीला है, नवगीत दशक, रामनाथ अवस्थी, बंद न करना द्वार, सोम ठाकुर, एक ऋचा पाटल की। चलिए लोकगीत समझते हैं। लोकगीत लोक भाषा, स्थानीय भाषा में मनुष्यों के द्वारा यह गीत ही लोकगीत के नाम से पुकारे जाते हैं। लोकगीतों में स्थानीय मिट्टी की खुशबू होती है। होली, दिवाली, जन्म उत्सव, मुंडन संस्कार, विवाह उत्सव, मांगलिक अवसरों पर लोकगीत मधुर राग में गाए जाते हैं। इन लोकगीत में ज्ञान, धर्म, इतिहास, रीति रिवाज आदि की झलक मिलती है। लोक नृत्य, लोक नाटकों में लोक गायकी
का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो लोकगीत होते हैं, होली, दिवाली, जन्म उत्सव, मुंडन संस्कार, विवाह उत्सव, मांगलिक अवसर पर लोकगीत मधुर राग में गाए जाते हैं। इन लोकगीतों में ज्ञान, धर्म, इतिहास, रीति रिवाज आदि झलक मिलती है। लोक नृत्य और लोक नाटकों में लोक गायकी का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अर्थात लोकगीत स्वतंत्र रूप से भी गाए जाते हैं और नृत्य और नाटकों के आयोजन में भी गाए जाते हैं। बोलियां लोक संस्कृति और लोक जीवन के अनेक पक्षों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती हैं। पहाड़ी क्षेत्र, समतली क्षेत्र, जंगली क्षेत्र का प्रभाव भी बोलियों की ठनक भनक में अपनी अस्मिता व्यक्त करता है। लोकगीत अपनी संगीतात्मकता के कारण अधिक प्रभावशाली होते हैं। लोक गायकी के अनेक रंग लोकगीतों की विभिन्न लयों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा लोकगीत, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो हिंदी पद्य साहित्य में जो भी बात थे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और काल जो अपन ने पढ़े यहाँ पर, और जो भी उनकी विशेषताएं पढ़ी, उनके कवि परिचय पढ़े, उनके कवियों के रचनाएं पढ़ी, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। और छायावाद, रहस्यवाद में जो अंतर पढ़ा, बच्चों आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार करिए, टेस्ट के लिए तैयार करिए। तब तक आप घर पर पढ़ते रहें, लिखते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।